नमस्कार दोस्तों। अ, एक 15 पर शुरू करनी थी। बस 7-8 मिनट इसलिए पहले शुरू कर ली कि अगर कोई साथी जुड़ना चाहे तो वो जुड़ जाए। आज के इस सत्र में, इस सेशन में, जो एनसीईआरटी कक्षा 11 है, तो जो केंद्रीय विद्यालय की ओर से पाठ्यक्रम भी है, तो उसके हम कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे काव्य खंड के, तो अब उनसे जुड़े हुए एक शब्द के जो प्रश्न उत्तर हैं, जो एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं, तो उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो बस 1-2 मिनट में शुरू करेंगे। अगर कोई एक दो साथी और जुड़ते हैं ताकि उनसे साथ में जोड़ते हुए शुरू करें, तो आपको अगर लगता है कि और कोई साथी भी जुड़ना चाहते हैं, उनको लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा एक चीज़ और कहनी थी कि अगर किसी को भी किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई आपको कोई शंका है, क्योंकि हम भी आप में से ही हैं, तो कोई भी प्रश्न, कोई शंका हो ज़रूर बताइएगा, ताकि हो सकता है आपके बहाने हमें भी कोई चीज़ ऐसी सीखने को मिल जाए, तो जिससे फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी। तो बस अ, निवेदन है कि 1-2 मिनट, ताकि अगर कोई और साथी जुड़ना चाहे तो जुड़ ले। तब तक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहीं से चर्चा शुरू करेंगे। ये जो पाठ दर पाठ है, काव्य पाठ, तो उन्हीं काव्य पाठों और जो माननीय कविगण हैं, उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, उनकी हम चर्चा करते चलेंगे। तब तक कोई आपका वैसे कोई प्रश्न हो, कुछ ये कोई फीडबैक, कोई प्रतिपुष्टि आप देना चाहें कि अभी तक, अगर आप पहले भी कोई हमारे इस सत्र से जुड़ चुके हैं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे भी परीक्षा देनी है, मुख्यतः मुझे पीजीटी के लिए देना है। तो फिर तो साथ साथ टीजीटी की भी कुछ एक दो कक्षाएं ली हैं, क्योंकि आनंद आता है कि चर्चा हो। पर जो कमी रही है सत्र में यही है कि एक दो सत्र को छोड़कर कोई जो प्रश्न या कोई जवाब आगे से आता नहीं, तो थोड़ा-सा वो मेरे लिए मज़ेदार नहीं रहता। तो आप ज़रूर अपनी कोई बात, कोई प्रश्न ज़रूर रखें, ताकि हम भी थोड़ी माथापच्ची कर पाएँ। तो बस 1 मिनट और 1:12 पे शुरू करेंगे। अगर कोई जुड़ जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसे आगे बढ़ाएँगे। बस ये बता दीजिए कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मतलब स्क्रीन पर, क्योंकि जितना अधिकतम ज़ूम कर सकता हूँ जो स्पष्ट दिखे, तो वो कर रहा हूँ। और साथ ही हमारा एक बच्चा है, उसने कहा था कि महोदय, अपनी शक्ल ज़रूर दिखा दिया करो, तो क्योंकि पहले तो शक्ल हम ऐसे कोने में छोटी सी रख लेते हैं, पर लगा कि कोई फ़ायदा है नहीं, मुख्यतः तो मेन है चर्चा। फिर भी आपको अगर लगता है कि कहाँ इसका कोई फ़ायदा है, तो बताइए, अगर इंटरेक्शन में आपको लगता है सही। नहीं तो हम ये जो अपना जो छोटा सा स्क्रीन कास्टिंग में अपनी फ़ोटो रखे हैं, वो हटा देंगे, ताकि आपको स्क्रीन पूरी दिख सके। चलिए शुरू करते हैं। ये पाठ दर पाठ है, 11वां, जो कक्षा 11 है, आरोह पुस्तक है, उसमें से ये है। किसी माननीय साथी ने तैयार किया है नोट्स, तो हमने कहा क्यों ना चर्चा की जाए। चलिए बढ़ते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं कि कबीरदास जी किस सिद्धांत को मानते थे? अद्वैतवाद, क्योंकि एक द्वैतवाद होता है और एक अद्वैतवाद, तो वो अद्वैतवाद को मानने वाले हैं। कबीर जी के पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? वो है सधुकड़ी। सधुकड़ी उसे पंचमेल भी बोला जाता है, क्योंकि कबीर जी जगह जगह घूमे हैं, तो जो क्षेत्रीय भाव है उनकी, उनके दोहों में वो जरूर आता है। क्योंकि एक दोहा मुझे याद आता है कि निंदक नेड़ा ना किए, और उसमें एक आता है कि वो निंदक जो है वो बिना साबुन पानी के धो देता, तो साबुन, अब पंजाबी में साबुन बोलते हैं, तो वो जो पंजाबी का एक लहजा लिए हुए साबुन, ठीक है, या हरियाणवी या राजस्थानी, तो वो है। कबीरदास जी किसके उपासक थे? तो कबीरदास जी निर्गुण, निर्गुण, सर्वव्यापक, अविनाशी, निराकार, पर ब्रह्म के उपासक हैं। कबीरदास जी के अनुसार किसकी सत्ता इस पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है? वो है ईश्वर। कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? वो है एक। आगे है, एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। तो इस पंक्ति में कोहरा शब्द का अर्थ है कुम्हार। संत कबीरदास जी ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो इसका उत्तर है केवल एक स्वरूप। कबीरदास जी ने किसको सिर्फ माना है? ईश्वर है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ पर विद्यमान है? सृष्टि के कण कण। कबीरदास जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहा है? पानी और हवा को। क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं
जो कविता के संदर्भ में है, कुछ ऐसे भी हैं जो कबीरदास जी से जुड़े हुए अर्थ और से हैं। कबीरदास जी के अनुसार जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो किस जगह के अधिकारी हैं? नर्क। तो नर्क का जो दूसरा अर्थ है पर्याय वो है दोजक। जहां तक मुझे इसमें है शंका, दोजक होता है क्योंकि एक गीत में हमने भी इस्तेमाल किया था दोजक। एक मिनट इंतजार करिए जरा, मैं दरवाजा खोल के आया। एक हाँ दर्शक। हाँ हाँ बेटा, बस क्लास ले रहे हैं थोड़ी, क्लास का दी है, डिस्कशन चल रही है, फोन ना छोड़ दी। आगे है तदवीर का क्या अर्थ है? तो तदवीर का अर्थ है उपाय। हम तो एक एक करी जाना, इस पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? तो ईश्वर के प्रतीक के रूप में यहाँ कुम्हार को माना है। हम तो एक एक करी जाना, इथे रख दो। आगे है हम तो एक एक करी जाना, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। तो एक और एक दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, एक ईश्वर और एक कुम्हार। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ? ये तो एक सरल सा प्रश्न है, पांच। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काट है, में बाड़ी का अर्थ है बढ़ई। ठीक है जी। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन क्या नहीं काट सकता? उसके भीतर की आग को। दक्षेश, तेनू एक बारी मैं समझाया ना, अपनी अलमारी नहीं ना गेम हाथ लाइए ना, नहीं रहेगी ना, और बंद कर अलमारी। पहला तो भाई अलमारी बंद कर, अलमारी बंद कर। अच्छा, आगे है बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन क्या नहीं काट सकता? उसके भीतर की आग को। काष्ठ ही काट है, इसमें अलंकार अनुप्रास है। स्वरूपै सोई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहे कबीर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। संतों देखत जग बोरान, इस पद में कबीर दास जी का स्वर विद्रोह का है। संतों देखत जग बोरान। कैसे व्यक्ति का संसार में लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं? झूठे। सत्यवादी लोगों के साथ संसार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं? वो मारते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान शरीफ है। संतो देखत जग बोराना में बोराना का अर्थ है बावला होना या पागल होना। पतियाना शब्द का अर्थ है विश्वास करना। पतियाना शब्द का अर्थ है विश्वास करना। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, तो इसमें डिंभ धरी का मतलब है आडंबर करना। आडंबर मतलब दिखावा करना। आगे है गर्बाना शब्द का क्या अर्थ है? अहंकार। अब जो गर्भ गर्भ इसमें शब्द का इस्तेमाल किया गया वो क्षेत्रीय भाव से है, क्योंकि गर्भ को गर्भ बना दिया है, तो गर्बाना का मतलब अहंकार। धर्म के नाम पर कौन आपस में लड़ रहे हैं? हिंदू मुसलमान। कबीर जी ने किसका घोर विरोध किया है? बाहरी आडंबरों का। माया जाल में फंसे गुरु और शिष्य को अंत में क्या करना पड़ता है? माया जाल में फंसे गुरु और शिष्य को क्या करना है? पछताना। मुरीद शब्द का अर्थ है शिष्य या अनुगामी। पीर ओलिया, पीर ओलिया से कबीरदास जी का क्या आशय है? धर्मगुरु या संत या ज्ञानी। पीपर पाथर पूजन लागे में कौन सा अलंकार अनुप्रास है? अनुप्रास काफी सरल है सभी के लिए क्योंकि वर्ण की आवृत्ति होती है। घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किस चीज का अभिमान है? ज्ञान का। किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? ना चला है। किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? माया को। कबीरदास जी स्वयं को क्या मानते हैं? दीवाना मस्ताना। कबीरदास जी जगत को बावरा समझते हैं, बोराना समझते हैं। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताया है। सत्य को ना जानने जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? आसन लगाकर समाधि में, मतलब वही दिखावा। पखा नहीं, पखा नहीं शब्द का अर्थ क्या है? पत्थर या पत्थर की मूर्तियां। पखा नहीं शब्द का अर्थ है पत्थर या पत्थर की मूर्तियां। सच्चे मार्ग से भटककर लोग क्या गाना भूल गए हैं? साखी और सबद, क्योंकि कबीर जी की साखी और सबद काफी है। कभी कोई प्रश्न आ जाए कि हाँ साखी का जो तत्सम शब्द है वो क्या है? वो है साक्षी। साक्षय से साक्षी, साक्षी से साखी बना है। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? धर्म के। कबीर जी ने तू ही शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? परमात्मा के लिए। किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? माया को। मनुष्य निर्भय कब होता है? जब माया का त्याग करता है।
सबके हृदय में ईश्वर है। कबीर जी के अनुसार लोग टोपी व माला पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को क्या कहते हैं? धर्म का सच्चा अनुयायी। ठीक है, धर्म का एक अच्छा शिष्य। तो कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में हुआ। कहाँ? काशी, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। अब आते हैं मीरा जी पर। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा जी के पद कविता में प्रस्तुत दोनों पद किनके द्वारा संकलित और संपादित किए गए हैं? तो वो है नरोत्तम दास जी। मतलब ये जो मीरा जी के पद हैं जिन्होंने भी कंपाइल किए हैं उनका नाम है नरोत्तम दास जी। ठीक है, ये भी माननीय लेखक हैं, कवि जी हैं। तो मीरा जी के पद लिए कहाँ से गए हैं? मतलब ये दर्ज कहाँ पर है? मीरा मुक्तावली से। मीरा मुक्तावली। मीरा जी के पद किस भाषा में रचित है? राजस्थानी। मीराबाई जी किसकी अनन्य भक्त थी? श्री कृष्ण जी। इस पूरे संसार में मीरा जी अपना सिर्फ किसे मानती हैं? गिरिधर गोपाल जी को, अर्थात श्री कृष्ण जी को। गिरिधर गोपाल और मोर मुकुट में कौन सा अलंकार है? यह है अनुप्रास। और अगर आ जाए गिरिधर का गिरिधर में समास कौन सा है? तो गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी, वो आ जाएगा बहुव्रीहि समास। मोर मुकुट कौन धारण करता है? श्री कृष्ण जी। और मोर मुकुट में अलंकार है अनुप्रास। मीरा जी ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई है? जिनके सिर पर मोर मुकुट है, यानी श्री कृष्ण जी। मतलब वो पहचान कविता के संदर्भ में कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है अर्थात कृष्ण जी। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में मेरो पति का सही अर्थ है मेरे आराध्य देव या मेरा सर्वस्व, मतलब मेरा सब कुछ। मीरा जी भगवान श्री कृष्ण जी को क्या मानकर उनकी आराधना करती हैं? अपना आराध्य। क्योंकि प्रश्न आता है तो उसमें आता है अपना आराध्य पति प्रेमी, तो क्या अपना आराध्य। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। तो कानी का यहाँ अर्थ है मर्यादा। तो अलंकार की बात करें, कुल की कानी कहा करी है कोई, तो अनुप्रास आ जाएगा। कहाँ करी है कोई, इसका आशय क्या है? किसी की परवाह ना करना, किसी की परवाह ना करना। आगे अलंकार कहा करी है में अनुप्रास है। तो मीरा जी अपना अधिकतर समय साधु संतों की संगत में बिताती रही हैं। तो उनके साथ ही बैठकर उन्होंने लोक लाज को त्यागा। प्रश्न है कि किनके साथ बैठकर मीरा जी ने लोक लाज को त्यागा? साधु संतों के साथ। मीरा जी ने किसके अलावा और किसी भी सांसारिक रिश्ते नाते की कोई परवाह नहीं की? कृष्ण जी के अलावा। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। तो इस पंक्ति में मीरा जी की कौन सी भावना प्रकट होती है? समाज के प्रति विद्रोह। ठीक है ना, छाड़ी दई कुल की कहानी मतलब कुल की मर्यादा छोड़ दी, कोई परवाह नहीं है। तो मीरा जी ने कौन सी बेल बोई थी? प्रेम की, प्यार की। उन्हें थे रहना। ठीक है, नहीं बह जाई थी मेरे को। कवित्री जी ने अपने प्रेम बेली को किस जल से सींच कर व पाल पोस कर बड़ा किया है? अपने आंसुओं के जल से। तो कवित्री जी की प्रेम बेली पर कौन से फल लग गए हैं? आनंद के, खुशी के। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। इसमें अलंकार रूपक है। रूपक है कहाँ? प्रेम बेली में, क्योंकि प्रेम की बेल जो उन्होंने बोई है। ठीक है, अगर यही होता बेल सी प्रेम या प्रेम सी बेल तो वो हो जाता उपमा। सिंची सिंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। बैठी बैठी और सिंची सिंची में अलंकार कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दधी मथी घृत काढ़ लियो, इसका आशय है सार तत्व ग्रहण करना। दधी मथी घृत काढ़ लियो, काढ़ जैसे काढ़ा बनाया जाता है, इसका आशय है सार तत्व ग्रहण करना। दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। इस पंक्ति में छोई शब्द का अर्थ है छाछ, जो नमकीन पीते हैं। दधी मथी मतलब दही मथा, घृत काढ़ लियो, ठीक है, डार दई छोई तो छाछ कहीं ना कहीं छोड़ दी। आ, इसी पंक्ति में घृत और छोई का प्रतीक क्या है? यहाँ पर घृत यानी घी मीरा जी के अनन्य कृष्ण प्रेम का प्रतीक है, जबकि छोई यानी छाछ सांसारिक मोह माया का प्रतीक है।
हैं 25 में थे 25। तो दधी मथी घृत काढ़, तो दही मथ कर या दूध दही मथा जाएगा तो घी निकला, और जो छाछ थी उस छोड़ दी, मतलब ईश्वर के प्रेम को संभाला, और जो सांसारिक मोह है सांसारिक उसे त्याग दिया। विलोई का अर्थ क्या है? मथना, मतलब जैसे बिलोना। अच्छा, एक चीज और कहनी थी, क्या है? वैसे तो बढ़िया चलता है नेट ईश्वर की दया से, क्योंकि बिना ईश्वर के कुछ नहीं है। तो अगर कहीं नेट फंस जाए, आपको दिखे कि हाँ पॉज हो गया, तो इंतजार जरूर करिएगा, क्योंकि आगे एक दो बार हो चुका है ऐसा। तो वो क्या है, फिर पॉज हो जाती है, जब नेट चल जाता है तो आ जाता है। इस जगत में क्या देखकर मीरा जी प्रसन्न होती है? प्रभु भक्ति। जगत को किसके जाल में फंसा देखकर मीरा जी बहुत दुख होती है? सांसारिकता की, मतलब दुनिया की मोह में। क्या देखकर मीरा जी रोती हैं? इस जगत को। कुल की कहानी में अलंकार है अनुप्रास। मीरा जी अपने पैरों में के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे। तो ये गीत बड़ा प्रसिद्ध है, तो वो घुंघरू बांध कर नाचती हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पंक्ति की विशेषता क्या है? यह पंक्ति दृश्य बिंब प्रधान है, क्योंकि पग घुंघरू घुंघरू बांध मीरा नाची, तो एकदम से वो मीरा जी का रूप समक्ष आ जाता है जो घुंघरू बांध कर, तो यहाँ दृश्य बिंब प्रधान है। 33 तक अगले पे पहुंचोगे ना, नंबर ऐसे बताया जाना। तो आप पे देखिए, सांची शब्द का क्या अर्थ है? सांची का अर्थ है सच्ची, पवित्र। मीरा जी ने क्या छोड़ दिया था? परिवार की लाज। अपने कुटुंब के लोगों के लिए मीरा जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? न्यात। अपने कुटुंब के लोगों के लिए मीरा जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? न्यात। मीरा जी के कुल के लोग व सगे संबंधी उन्हें क्या कहते हैं? कुलनाशी, मतलब कुल का नाश करने वाले। ठीक है ना? वो कृष्ण प्रेम में बावरी थी, ठीक है, या एक अगाध प्रेम था उनका, पर उनके लिए वो कुल की नाशी थी। कहे कुलनाशी में अलंकार अनुप्रास है। ठीक है जी। मीरा जी ने श्री कृष्ण जी के सामने नाच नाच कर गा कर किस चीज की अभिव्यक्ति की? अपने प्रेम की। लोगों को कैसा लगता था उनका कृष्ण जी के लिए नाचना मगन होकर? अनुचित। तो राणा जी ने मीराबाई जी के लिए क्या भेजा? विष का प्याला, जहर। मीरा जी के लिए विष का प्याला भेजने वाले राणा जी कौन थे? वो उनके देवर थे। ठीक है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती थी? वो श्री कृष्ण जी की। मीरा जी किसके सामने नाचती थी? श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने। लोग मीरा जी को क्या कहते थे? बावरी। विष पीते समय मीरा जी ने क्या किया? हंसती रही। मीरा जी ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा? गिरिधर नागर, मेरे गिरिधर नागर। गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाले, और नागर का मतलब वो जो कालिया नाग उस पर नाचने वाले। तभी कैसे नंबर पे पहुंचे हो? 47। यार मुझे नंबर बता दिए जरा। तो मीरा जी के प्रभु कैसे हैं? अविनाशी। मीरा जी के पदों में उनकी कौन सी भावना व्यक्त? श्री कृष्ण जी के प्रति अथाह भक्ति भावना। तो ये अभी तक कविता का था। अब मीरा जी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। उनका जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ, और दुनिया से वो रुखसत हुई 1547 में, अर्थात 49 वर्ष जीवित रही। तो मीरा जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम: मीरा पदावली, नरसी जीरो माहेरो, राग सोरठा, मीरा जी की मल्हा, राग गोविंद, गीत गोविंद, गोविंद टीका। वो जा लेंदे, वो जानते हो, घर जाना, बैठा रहना। मीरा जी किस धारा की कवित्री मानी जाती है? सगुण धारा। कबीर जी निर्गुण धारा। निर्गुण मतलब जिसमें ईश्वर को बिना गुण, बिना आकार, बिना प्रकार माना जाता है। और सगुण में मतलब जिसमें साकार जो दिखते हैं, कृष्ण जी दिखते हैं। कबीर जी के ईश्वर एक हैं, वो हर कण में व्याप्त है, वो एक ऐसी शक्ति है जो ना होते हुए भी है। मीरा जी किस काल की कवयित्री मानी जाती है? भक्ति काल। जीवन की किस अवस्था में मीरा जी के हृदय में कृष्ण जी की भक्ति भावना ने जन्म लिया? बाल्यावस्था में, बचपन से। मीरा, हाँ बचपन से। हाँ। मीरा जी की मृत्यु कैसे हुई? रण छोड़ दास जी के मंदिर की कृष्ण मूर्ति में समाहित हो गई थी, मतलब उसमें समा गई थी। ठीक है, रण छोड़ दास जी के मंदिर में श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समाहित हो गई। जो से नंबर पे पहुंचोगे ना, नंबर बोलते जाना। ठीक है। मीरा जी राजस्थान की रहने वाली थी, कृष्ण जी के पद गाती थी।
तो मीरा जी की कविताओं में हमें प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना, अभिव्यक्ति, विरह की वेदना और मिलन का उल्लास और आशा दिखाई पड़ती है। भोर और बरखा, दो ये भी मीरा जी के पद हैं। ये कक्षा 7 में है। ठीक है, एक में मतलब किस तरह से कृष्ण जी को वो जगा रहे हैं, यशोदा मैया, और किस तरह एक में मीरा जी को उनके मिलन की खुशी है, उत्साह। मीरा जी का अधिकतर काव्य श्री कृष्ण जी से ही संबंधित है। तो उनके काव्य में ज्यादातर कौन सा रस है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के ही दो हिस्से हैं, संयोग और वियोग। दिमाग। दबाओ, दबाइए, दबी रख, दबी रख, दबी रखना क्या? बस बस बस, कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई गल नहीं। अब आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी पर। घर की याद कविता है। तो प्रश्न आ जाए, घर की याद कविता के कवि जी कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। कवि जी ने किस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है जी। तो 3 वर्ष की जेल गए वो। ठीक है, किस कारण? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण। कौन से नंबर पे पहुंचे? 4। आज देते हैं ना, आगे आज रखकर सर जा। कवि जी ने घर की याद कविता जेल में लिखी। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। कवि जी किसे अपना संदेशवाहक बनाकर अपने माता पिता को अपने सकुशल होने का झूठा संदेश भेजने की कोशिश करते थे? सावन को, मतलब अपने हिसाब से सावन को वो संदेशवाहक बनाते थे। तो जेल प्रवास के दौरान कवि जी को अक्सर अक्सर किसकी याद आती? परिवार की। रात भर पानी गिरने की तुलना कवि जी ने किससे की? अपने मन और प्राण के गिरने से। अपने मन और प्राण के गिर जाने से। घर नजर में तिर है। तो नजर, घर, नजर, तिर अनुप्रास अलंकार है। कवि जी का घर इस कविता में किसका भंडार है? खुशियों का। कवि जी ने अपने घर को किससे भरा पूरा बताया? खुशियों से। परिताप का घर, परिताप, परिताप मतलब कष्ट होता है, तो उसका अर्थ क्या है? कष्टों का घर। कवि जी अपने घर को परिताप का घर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जेल में है, तो सीधी सी बात है, घर का माहौल बिगड़ गया है। आगे कर। आगे मतलब ऊपर थले नहीं हो रहा। तब से इतना टाइम नहीं लोग की बैठे जड़े चार कर, तुम की पंगा लिया। कवि जी की कितने बहनें थी? 4। भाई कितने थे? 4। कविता में कवि जी ने अपने भाइयों को क्या कहा है? भुजा, क्योंकि हम उनके अपनी बाजुएं मानते हैं। कवि जी के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े हुए? प्रेम के कारण। कविता में कवि जी ने अपनी बहनों को किसका प्रतीक माना, किसका सिंबल माना है? प्रेम व ममता का। भुजा भाई अनुप्रास अलंकार है। भुजा भाई प्यार बहन। अच्छा, ऊपर भी भुजा भाई प्यार बहन में कौन सा अलंकार? इसमें भी उपमा है। ठीक है, तो मतलब भाई जो हैं वो भुजाएं हैं, बहनें जो हैं वो प्यार है, प्रेम है। ऊपर भी अगर बात करें, भुजा भाई अकेला आता है, उसमें भी जो अलंकार है अनुप्रास है। ठीक है, तो मतलब भुजा समान भाई है, तो इसमें उपमा, मुख्यतः रूपक दोनों अलंकार हैं, क्योंकि सीधा आरोपित किया है। कवि जी का माँ का पत्र कवि जी को क्यों नहीं आता था? क्योंकि उनकी माता अनपढ़ थी, तो लिख नहीं पाती थी। और कवि जी अपनी माँ के सिर में से अपना सिर रखकर माँ की गोद में अपना दुख दर्द भूल जाया करते थे। स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? रूपक। ठीक है जी, स्नेह की धारा। ठीक है, ऊपर जैसे भुजा भाई प्यार बहन, भुजा समान भाई प्यार समान बहन, वो उपमा था। ये स्नेह की धारा है, मतलब स्नेह को ही धारा बोल दिया, तो रूपक है। कवि जी के पिता पर क्या नहीं व्यापा था? बुढ़ापा, मतलब क्या नहीं आया था? कवि जी के अनुसार किसकी आयु अधिक होने पर भी उनमें युवकों जैसा जोश और उत्साह था? पिता की। मेरे भी। तो कवि जी के पिताजी के बोलने में गर्जना किसकी थी? बादलों की। कवि जी के पिताजी के कामकाज की शैली के सामने कौन लज्जित हो जाता था? तूफान। ठीक है, मतलब उनकी गर्जना बादलों जैसी थी, उनके काम के आगे तूफान लज्जित होता था। कवि जी के पिताजी मौत से नहीं डरते थे।
बादल गरजता में कौन सा अलंकार है? और झंझा लरजता में कौन सा अलंकार है तो उपमा जैसे लिखा गया, पर सोचने वाली बात है क्योंकि इसमें कुछ कमी है। क्योंकि बादल पिताजी को बोला गया है, तो मतलब उन पर आरोपित किया गया है, तो इसलिए यहाँ पिताजी को बादलों के समान बताया है, तो उपमा अलंकार है। तो झंझा लरजता मतलब तूफान लज्जा जाता था, किस कारण? पिताजी के काम के कारण, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। तो कवि जी के पिताजी हर रोज किसका पाठ करते थे? गीता का। और कितने दंड लगाते थे? 260 मानने की बात है। तो कवि जी के अनुसार उनके पिता किसको खूब हिला हिला कर व्यायाम करते थे? मुदगर को। वैसे मुग्धर होता है मेरे ख्याल से, या मुदगर, वही जो सुल्तान चलचित्र भी देखी होगी, जो लोग कुश्ती लड़ते हैं, एक लंबा सा बम्बू जैसा चौड़ा सा, उसको हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते, वो होता है मुदगर। कर गए। बस बस बस। अपनी रोजमर्रा की प्रातःकालीन दिनचर्या खत्म करने के बाद जब कवि जी के पिताजी घर के ऊपरी हिस्से से नीचे आए, तो उनकी आंखों में आंसू आंसू क्यों आए? घर में अपने लाडले पुत्र को ना पाकर। कवि जी के अनुसार उनके पिताजी किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? अपने पांचवें बेटे यानी कवि। कवि जी मतलब पांचवें बेटे हैं। कवि जी ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है? अपने लिए। और सोने पर सुहागा में अनुप्रास अलंकार है। कवि जी के पिता ने स्वर्ण बेटे के लिए कहा है बाकी के चार भाइयों को, इसलिए सोने पे सुहागा। सुहागा उन्होंने खुद को बोला है कि हाँ, वो उनको इतना प्रेम करते हैं। तो स्वर्ण बेटे में कौन सा अलंकार है? रूपक, क्योंकि बेटों को सोना कहा है। सोने पर सुहागा का किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अच्छा होना। कवि जी की माँ कब लज्जित होती? अगर कवि जी आंदोलन में भाग ना लेते तो। कवि जी की माँ कब लज्जित होती? अगर कवि जी आंदोलन में भाग ना लेते तो। पाँव पीछे हटाने का क्या अर्थ है? अपने कार्य से पीछे हटना है, वचन से मुकरना। चलो ये तो मुहावरा ही हो गया। देशभक्ति का रास्ता कवि जी को किसने दिखाया? कवि जी के पिता। कवि जी अपना संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहते हैं? सावन के। और कारावास में उन्होंने किसे संबोधित कर कविता लिखी? सावन को। सावन के द्वारा कवि जी अपनी कुशलता का संदेश किसे देना चाहते हैं? अपने पिता को। कवि जी ने सुंदर, आकर्षक व सबको खुशियां प्रदान करने वाला किसे कहा? सावन को। बस बड़ा बस। बस बड़ा बस, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अब यहाँ जो दो बस है, ठीक है, तो यहाँ दोनों का अर्थ अलग है। अब वो किस कारण? एक बस हो गया अपना बस, अलग कंट्रोल, और दूसरा बस कि हाँ बस। पुण्य पावन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। बस बड़ा बस में यमक भी है और साथ में अनुप्रास भी है। एक चीज का ध्यान रखिए, मतलब जो मेरा अनुभव कहता वो यही है। कई बार परीक्षा में जो भी अलंकार पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए बस बड़ा बस ही है, ये परीक्षा में आ जाए, अब वहाँ यमक भी और अनुप्रास भी हो, अब पहले जो, क्योंकि अनुप्रास तो हर जगह आ जाता है, पर जो मुख्य अलंकार है उनसे ही चुनेंगे। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। इस पंक्ति की विशेषता क्या है? यहाँ सावन का मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण मतलब जहाँ निर्जीव वस्तु को या कोई भी वस्तु में जो मानवीय गुण आरोपित किए जाए। कवि सावन से अपने पिता को क्यों सावन से अपने पिता को क्या नहीं बताना चाहते? कि वे जेल में दुखी अकेले हैं, घर वालों को मतलब नहीं बताना चाहते। तो कवि जी जेल में क्या करते हैं? लिखते हैं, पढ़ते हैं और देश सेवा करके अपना नाम रोशन करते हैं। जेल में कवि जी का वजन कितना किलो हो गया था? 70 से मतलब 63 किलो। तो जेल में कवि जी क्या करने में व्यस्त रहते थे? कातने में। कातरा मतलब सूत काटना। रात भर जागते रहते। और कवि जेल में किनको देखकर भागते हैं? आदमियों को, मतलब कोई मन में कोई डर होगा कुछ। अब आगे है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्ह। ये जो कविता है इसमें जो चंपा है कि हाँ, वो जो काले अक्षर है पहचान नहीं पाती, इस संबंधी है। दुष्यंत कुमार जी की गजल है। आगे महादेवी जी, हे भूख मत मचल। क्योंकि जिनके ज्यादा कुछ विस्तार से प्रश्न बनते हैं वही इसमें है।
अब आते हैं हम निर्मला पुतल जी पर। तो इनकी कविता है आओ मिलकर बजाएं। ये कविता है, इनकी रचना जो है निर्मला पुतुल जी ने की है। ये आदिवासी समाज से ही संबंधित है। तो ये जो कविता है संथाली भाषा में मुख्यतः, और इसका हिंदी रूपांतरण किया है अशोक सिंह जी ने। तो कवित्री जी संथाली आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं, और किस समाज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को बेबाकी से किया है, वही संथाली आदिवासी समाज को। तो कवित्री जी ने किसके जीवन के अनछुए पहलुओं से परिचय कराया? आदिवासी समाज के। उनकी भाषा क्या है? झारखंडी। और कविता की भाषा में कौन सा पन है? झारखंडी पन। ठीक है, मतलब पढ़ के जो महसूस होता है। तो कवित्री जी के अनुसार यह कैसा दौर है? अविश्वास भरा। बस्तियों के नंगी होने से कवित्री जी का क्या तात्पर्य? वृक्ष विहीन यानी बिना पेड़ पौधों के। वृक्ष विहीन यानी बिना पेड़ पौधों के। कवित्री जी को पूरी बस्ती के किस में डूब जाने का डर है? शराब के नशे में। नाचने गाने के लिए कैसे आंगन की आवश्यकता है? खुले आंगन स्थान की। धनुष की डोरी किसका प्रतीक है? शिकार का। क्योंकि आज भी देख सकते हैं आप, काफी आदिवासी हैं जिन पर संकट के बादल गहराए हैं। लोग उन्हें मतलब अपने काबू में लेना चाहते हैं वगैरह। तो बूढ़ों को किस चीज की आवश्यकता है? शांति की। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण किसका समाज संकट में? आदिवासियों। इतना जरूर है कि अगर जब भी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे तो कविता का नाम अवश्य होगा। आज के युग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या करने लगा है? अविश्वास। कवित्री जी लोगों से कैसे रहने का आग्रह करती हैं? मिलजुल कर रहने का। आदिवासी किस पर निर्भर करते हैं? प्रकृति पर। मन का हरापन में हरापन किसका प्रतीक है? खुशियों का। भीतर की आग किसका प्रतीक है? आदिवासियों के अदम्य साहस, वीरता व ऊर्जा का। प्रकृति के विनाश के कारण कौन अपना अस्तित्व खोते जा रहा है? आदिवासी। कवित्री जी संथाली समाज के लोगों से क्या बचाने का आह्वान करती हैं? अपनी संस्कृति को। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर किन लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है? झारखंडी लोगों की। मिट्टी का क्या गुण है? सौंधपन, मतलब सौंधापन, जो महक आती है उसकी। निर्मलता किसका गुण है? नदियों का। ठीक है जी। तो ये वो प्रश्न थे जो काव्य खंड में से थे। ठीक है, ये समाप्त हो गए हैं। तो अब हमारे पास थोड़ा सा जो सामग्री है व्याकरण की निकालते हैं। एक दो चीज है राइटिंग सेक्शन से जुड़ी हुई। तो कर लेते हैं पत्रकारीय लेखन विभिन्न रूप। ठीक है जी। और उसके बाद विभिन्न लेखन माध्यम। ये मतलब कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न है। ठीक है, तो जो भी हैं, काफी और भी हैं पर अभी गिने चुने प्रश्न रखे हैं। तो अब इसमें एक काम करिएगा, जो प्रश्नों के उत्तर हैं आप अपने पास लिखते जाइए। नीचे उत्तर है, फिर एक बार या साथ साथ ही जो हम उत्तरों की चर्चा कर लेंगे। ठीक है जी। हम्म तो ये असल में कक्षा 12 से संबंधित है, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। ठीक, तो अभी हम इनकी चर्चा करेंगे। तो उत्तर अपने पास लिखते जाइए या यहीं चैट बॉक्स में छोड़ते जाइए, फिर एक ही बार देखेंगे कौन से उत्तर हमारे सही हैं। ठीक है जी। समाचार पत्रों के पढ़ो पढ़ो बैठ एक मिनट सर। अच्छा, बस एक मिनट, जरा वो बैटरी यंत्र की एकदम से कम हो गई। हम्म समाचार पत्रों के चारों ककारों में से पहले चार ककार किस तरह के होते हैं? समाचार पत्रों के चारों ककारों में से पहले चार ककार किस तरह के होते हैं? सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक या व्याख्यात्मक? तो इसका सही है सूचनात्मक, क्योंकि ये उत्तर हमने देख ही लिया था। तो इसका जो सही है वो है सूचनात्मक। उसके बाद है पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई।
तो समाचार के इस अंश में किस ककार का प्रयोग हुआ है? कब, क्यों, कौन या कहाँ? पंक्ति है, पिछले दिनों हुई भारी हिमपात की वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई। तो इसमें कौन से ककार का प्रयोग हुआ है? कब, क्यों, कौन या कहाँ? तो अगर आप हिस्सा लेना चाहें कृपया लीजिए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमें दिख रहा है कि 30 साल पुरानी, पिछले दिनों, तो यहाँ कब। ठीक है जी। आगे है फीचर, और क्योंकि नीचे उत्तर है नहीं इसका, तो इसका जो उत्तर है वो कब है। फीचर और समाचार लेखन में मुख्य अंतर क्या है? सूचना देने की प्रमुखता, शिक्षित करना। हाँ बेटा, कितने जा रहे हैं? तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराना या मनोरंजन करना। मतलब जो मुख्य अंतर क्या है ये आप बता सकते हैं। फीचर और समाचार लेखन में मुख्य अंतर क्या है? सूचना देने की प्रमुखता, शिक्षित करना, तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराना या मनोरंजन करना। ठीक है जी। तो ये सोचिए, क्योंकि हमारे पास भी इधर हमने इसको उत्तर में रखा नहीं है, तो आ, आगे है जो 17वें का जो सही उत्तर है वो यही है कि तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराना। आगे है फीचर लेखन का उद्देश्य क्या होता है? पाठकों को सूचित करना, पाठकों का मनोरंजन करना, पाठकों को शिक्षित करना या उपरोक्त सभी। हाँ बेटा, वीडियो कॉल ऑन है। ठीक है, पाठकों को सूचित करना, पाठकों का मनोरंजन करना, पाठकों को शिक्षित करना या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। मनोरंजन भी करता है फीचर, सूचित भी करता है, शिक्षित भी करता है। तो अगर हम ऊपर वाला देखें, सूचना देने की प्रमुखता, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ये तीनों फीचर में है। तो बचा क्या था? तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराना। यही अंतर रहता है फीचर और समाचार लेखन। आगे है फीचर लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, कथात्मक शैली, काव्यात्मक शैली या इनमें से कोई नहीं। फीचर लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, आज भी बंद की है। आवाज इधर जा रही है, मैं बोल रहा ना उधर जा रही है। तो फीचर लेखन किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, कथात्मक शैली, काव्यात्मक शैली या इनमें से कोई नहीं। तो क्यों रुकी? एक, तो ये अब आप इसमें बता सकते हैं कि फीचर लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड, कथात्मक, काव्यात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो ये सोचिए, छोड़िए उत्तर, आपको अभी बताते हैं फिर। आगे है फीचर की भाषा संबंधी विशेषता किस विकल्प में नहीं है? फीचर की भाषा संबंधी विशेषता किस विकल्प में नहीं है? आकर्षक या मन को छू लेने वाली, रूपात्मक, सपाट बयान वाली या सरल। तो सपाट बयान वाली। फीचर में ऐसा नहीं होता। ग, फीचर किसके मेल से अच्छा और रोचक बनता है? फोटो के, रेखांकन के, ग्राफिक्स के या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आएंगे। देखते हैं घ आता है कि नहीं जी, क्योंकि फीचर है तो फोटो भी है, रेखांकन भी है, ग्राफिक्स भी है। हाँ जी, चल कोई नहीं। आगे है फीचर के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? कृपया ये बताने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि एक 19वां प्रश्न और एक ये 22वां, क्योंकि नीचे भी उत्तर नहीं है तो आप थोड़ा प्रयास करें, फिर हम देखते हैं। आगे है समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों का आधार क्या होता है? गहरी छानबीन नहीं, व्याख्या, विश्लेषण या उपयोग, उपरोक्त सभी। मतलब समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित जो रिपोर्ट होती है उनका आधार क्या होता है? पूरा याद है, ये पूरा करना बस। हाँ फिर इसके बस, बाद छुट्टी। हाँ। तो गहरी छानबीन, छानबीन होगी, विश्लेषण भी होगा, विश्लेषण होगा तो व्याख्या भी दी जाएगी, तो इसलिए इसका भी घ है। खोजी रिपोर्ट से संबंधित तथ्य किस विकल्प में नहीं? खोजी रिपोर्ट,
से संबंधित तथ्य किस विकल्प में नहीं है? शोध एवं छानबीन के द्वारा नई सूचनाएं सामने लाना, भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियां उजागर करने के लिए प्रयोग करना, उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करना, खोजी रिपोर्ट में सर्वथा नए आंकड़े खोजे जाते हैं। अब देखिए खोजी है, खोजना है, तो सीधी सी बात है नए आंकड़े जरूर होंगे। तो अब यहाँ पूछा है कि किस विकल्प में नहीं, ठीक है। तो अब इसमें नई सूचनाएं सामने लाना वो भी होगा, भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियां उजागर करने के लिए प्रयोग करना, इसमें भी कर सकते हैं, उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करना। लग रहा है ग या ख, देखते हैं कौन सा होगा 24वां का। ग, उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करना। इन डेप्थ रिपोर्ट में किस आधार पर घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जाता है? इन डेप्थ रिपोर्ट में किस आधार पर घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जाता है? उपलब्ध आंकड़े, उपलब्ध तथ्य, उपलब्ध सूचनाएं। अब तीनों उपलब्ध हैं, तो सीधी सी बात है कि उपरोक्त होंगे, मतलब उपरोक्त होंगे, इन डेप्थ है तो आंकड़े, तथ्य, सूचनाएं सब मिलाकर, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। घ, पाजी मैं आपको कह रहा सही था है। ये मेरे मुंह पे लगा के दूध में आ गया। नहीं, सामान्य समाचारों से बड़ी रिपोर्टों को किस शैली में लिखा जाता है? सामान्य समाचारों से बड़ी रिपोर्टों को किस किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में, फीचर शैली में, उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली को मिलाकर, या इनमें से कोई नहीं। तो अब सीधी सी बात है, उल्टा भी है और फीचर भी है, दोनों मिला दिए हैं, तो यही होंगे। तो 26वें का भी ग होगा। हाँ, तो ग है। आगे है 27वां, विचार परक लेखन की श्रेणी में कौन सी पठन सामग्री आती है? विचार परक लेखन की शैली में कौन सी पठन सामग्री आती है? संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां, विशेषज्ञों के विचार परक लेख। संपादकीय अग्रलेख मतलब विचार परक लेखन, लेख और टिप्पणियां, विशेषज्ञों के विचार परक लेख, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है, मतलब मेरे ख्याल से भी उपरोक्त सभी होंगे, आपने भी देखा होगा घ। मुझे पता था। अखबार की आवाज किसे माना जाता है? पहले पृष्ठ पर छपे मुख्य समाचार को, अंतिम पृष्ठ पर छपे विदेशी समाचारों को, संपादकीय पृष्ठ पर लिखे लिखे संपादकीय को, या अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों को। हाँ, अब एक बात तो है, एडिटोरियल होते हैं जो सेक्शन, तो मेरे ख्याल से ग ही था, हमने देखा होगा। हाँ, ग है, मतलब अखबार की आवाज। देखिए अखबार में समाचार तो होते ही हैं, पर जो संपादकीय पृष्ठ है उसमें जो लिखा संपादकीय वो उसकी आवाज होता है। तो कई लोग उसको बहुत मानते हैं संपादकीय को। तो संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अखबार के संपादक की, अखबार के संपादक और उनके सहयोगियों की, बाहर के किसी विषय विशेषज्ञ की, या किसी वरिष्ठ पत्रकार की। शायद इसमें क्योंकि संपादकीय है तो एडिटर इन चीफ और उनके जो साथी है वो हो सकते हैं, पर कई बार विशेषज्ञ भी होते हैं कई। तो इसका है ख, मतलब जो अखबार के संपादक महोदय और उनके सहयोगी। संपादकीय लिखने का उद्देश्य क्या होता है? किसी घटना के प्रति अपनी राय प्रकट करना, किसी समस्या के प्रति अपनी राय प्रकट करना, किसी विशिष्ट घटना के प्रति विचार प्रकट करना। अब राय विचार सब होता है, तो मुझे लगता है 30वें का घ होगा, कि घटना के प्रति अपनी राय, समस्या के प्रति अपनी राय, विशिष्ट घटना के प्रति अपने विचार। तो संपादकीय में कुछ भी आ सकता है, तो घ है इसका। आगे ग ग ग घ ग। चलिए पढ़ लीजिए, फिर देखते हैं साथ में। अच्छा, ये 32 तक ही है, 2 ही प्रश्न और है। किसी अखबार के लिए पाठकों द्वारा लिखे गए पत्र किस पृष्ठ पर प्रकाशित प्रकाशित किए जाते हैं? किसी अखबार के लिए पाठकों द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं किस पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं? अखबार के प्रथम पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर, संपादकीय पृष्ठ पर, या किसी भी पृष्ठ पर? एक मिनट बस। तो इसका है जो ग, अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर। वो नहीं लगा धीरे, नहीं लगा। अच्छा, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अय्या, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख के संबंध में असत्य कथन कौन सा है?
इसका है ये विषय, मतलब क है ये विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं, मतलब असत्य गलत जो है। इनमें तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक विचारों को प्रमुखता दी जाती है। सूचनाओं के विश्लेषण के बाद संपादक की राय इसके अंत में लिखी जाती है, या ये फीचर और रिपोर्ट से अलग होते हैं। तो ग वाला है कि सूचनाओं के विश्लेषण के बाद संपादक की राय इसके अंत में लिखी जाती, तो ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा है। तो ये था पत्र कार्य लेखन। कुछ प्रश्न एक और था हमारे पास, अ, वो भी कर लेते हैं चर्चा, फिर इसको बंद करेंगे। ठीक है जी, ये देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं, नहीं तो इसको रात्रि को कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसको हम रात को ही करते हैं। अभी के लिए मुझे लगता है इतना ही बड़ा है। एक चीज जो हमारे चार साथी जुड़े हुए हैं, एक चीज बताइए, क्योंकि ये कुछ कुछ प्रश्न रखे हैं हमने, ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बल्क में, ठीक है, इनको जितने भी प्रश्न हैं चर्चा की जाए, तो कृपया आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ आवश्यक है कि नहीं। क्योंकि अभी तो अपने दिमाग से मुझे जितना जहाँ से सामग्री मिल रही है उसको मैं इकट्ठा करके, क्योंकि मुझे भी पढ़ना ही है, जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूँ, तो आप क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रखे जाएं कि ये गिने चुने 20-25 से ही हम अभ्यास करते हैं? तो कृपया बता दीजिए चैट में। और अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो फिर देख लेंगे जैसे चल रहा है, फिर हम जितना जितना हो सकेगा वैसे करेंगे। तो अभी बस हम आज के लिए इतनी ही मुझे लगता है चर्चा सही रहेगी। ठीक है जी, बाकी रात्रि में देखते हैं 8 बजे या 8:30 बजे क्या पढ़ा जाए। तो धन्यवाद। बस बता दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की एक ही थीम पर चर्चा की जाए कि 20-25 प्रश्नों को इतना इतना की जाए। तो जो चार साथी जुड़े हैं कृपया बता दीजिए। चल बच्चे बात करो। जल्दी बताओ। ओए, इस तरह बोली था। चलिए, धन्यवाद। फिर जो मेरी बुद्धि कह रही है उसके हिसाब से कर लेंगे। नहीं बोली था बेटा इस तरह बड़े ने ना। भाई हम तो बच्चे हैं। मेघना, आपके टॉपिक पर तो वीडियो अपलोड करनी है ना मुझे बेटा, वो जो आपने कहा था 2-3 मिनट की वीडियो है ना, तो वो मैं अपलोड करके आपको बेटा बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, वो सोचता हूँ फिर अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। अगर मेघना हो तो बता दो बेटा। तो मधुर सर से और आदित्य सर से मैं आज अभी अभी के अभी अ, बात करूंगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे तो मैं जा नहीं रहा स्कूल। चलिए साथियों, धन्यवाद। हर जल्दी बता देना। फिर होगा। बता दे यार। जल्दी